नमस्कार साथियों, मैं पल्लवी तिवारी आप सभी का आपके अपने हिंदी वाली चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण संपादकीय। नए शीत युद्ध में भारत के विकल्प। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो का मुनरो सिद्धांत पर बड़ा चर्चित रहा है। इसके मूल में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय शक्तियों के प्रतिरोध एवं अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करना था। मुनरो सिद्धांत के नए स्वरूप में डोनाल्ड ट्रंप का डोनरो सिद्धांत भी सुर्खियों में है। इसका तत्कालिक लक्ष्य तो पश्चिमी गोलार्ध बताया जा रहा है, लेकिन इसका दूरगामी लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हितों को साधना है। यही ट्रंप के राजनीतिक समर्थक मागा का भी एजेंडा है। डोनरो सिद्धांत एक तरह से अमेरिका और दूसरी ओर चीन रूस के बीच शीत युद्ध के नए दौर का संकेत है। फिलहाल अमेरिकी खेमी पश्चिमी गोलार्ध में संसाधनों की पहुंच और आर्कटिक क्षेत्र में सामरिक मोर्चेबंदी को मजबूत करने की बात कर रहा है, लेकिन अंततः इसका लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति के दम पर चीनी प्रभुत्व को रोकना है। यह सिद्धांत नए शक्ति संतुलन पर केंद्रित दिखता है। ट्रंप पश्चिमी दुनिया का नेता बनने से अधिक पश्चिमी गोलार्ध में वर्चस्व के इच्छुक दिखते हैं। उनका नजरिया स्पष्ट है कि पश्चिमी गोलार्ध पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में हो और चीन, रूस एवं ईरान जैसे देश इसे अच्छी तरह से समझ लें। ट्रांस अटलांटिक व्यवस्था को भी नई परिस्थितियों के अनुरूप नए सिरे से ढाला जा रहा है। ग्रीनलैंड का मुद्दा तनाव के केंद्र में बना ही हुआ है। इस पर ट्रंप किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं। भले ही इससे डेनमार्क जैसा विश्वसनीय सहयोगी छिटक जाए या फिर नाटो के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाए, वे चीन और रूस का डर दिखाकर उस पर काबिज होने को तत्पर हैं। वे अपने समृद्ध यूरोपीय सहयोगियों से भी आर्थिक एवं सामरिक मोर्चे पर अधिक अंशदान को लेकर अड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में संभावित अमेरिकी प्रतिरोध की धुरी को कुंद करने के बाद ट्रंप अब्राहम समझौते के ऐसे सहयोगियों से को साधने में जुटेंगे जो अपने तेल का मुंह छोड़ते हुए स्वयं को इस्लामिक कट्टरवाद से दूर रखकर एआई, डाटा केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा और रियल एस्टेट जैसे पहलुओं को लेकर उनकी मंशा के अनुरूप आगे बढ़ें। दूसरे खेमे की बात करें तो चीन रूस का उद्देश्य चीनी आर्थिक एवं तकनीकी क्षमताओं और रूसी सैन्य क्षमताओं की जुगलबंदी से अमेरिकी शक्ति को चुनौती देना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक एवं तकनीकी मोर्चे पर चीन का जबरदस्त उभार हुआ है। उसने उसे निर्णायक बढ़त दिलाई है। बीते दिनों इसकी मिसाल तब देखने को भी मिली जब ट्रंप टैरिफ के जवाब में चीन ने रेयर अर्थ के मुद्दे पर अमेरिका को झुकाते हुए उसे अपना रुख बदलने पर विवश किया। अमेरिकी विद्वान और चीन मामलों के विशेषज्ञ रस जोशी का एक हालिया आकलन दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतर को बखूबी रेखांकित करता है, जिसमें पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका की तुलना में चीन की स्टील उत्पादन क्षमता 13 गुना, सीमेंट उत्पादन 20 गुना, जहाज निर्माण क्षमता 200 गुना अधिक है। चीन अमेरिका के मुकाबले 3 गुना अधिक युद्धपोत बनाने में सक्षम हो गया है। यह विशालकाय विनिर्माता देश विश्व के लगभग आधे रसायन, करीब 70% इलेक्ट्रॉनिक वाहन, 3/4 बैटरी, 80% ड्रोन, 90% सौर पैनल और महत्वपूर्ण हो चले रेयर अर्थ तत्वों के 90% तक की आपूर्ति करता है। इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य क्षमताएं अभी भी कहीं आगे हैं। सीरिया से लेकर ईरान और हाल में वेनेजुएला जैसे उदाहरण इसके प्रमाण है। जैसे जैसे नए शीत युद्ध में प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे संघर्ष के कई मोर्चे खुलते हुए दिखेंगे, लेकिन निर्णायक अखाड़ा हिंद प्रशांत क्षेत्र ही बनेगा। इस संदर्भ में ट्रंप को अलग तरह का नेता समझना गलत होगा। वह तो नई चुनौतियों के लिहाज से अमेरिकी शासनकाल के शास्त्रों का ही उपयोग कर रहे हैं। इसमें टैरिफ उनका पहला वार था। उनका दावा है कि ऐसे ही अन्य उपायों के जरिए उन्होंने 18 ट्रिलियन लाख करोड़
डॉलर की राशि जुटाई है। वेनेजुएला पर अपने रुख से न केवल उन्होंने तेल के बड़े भंडार पर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया, बल्कि डॉलर के खिलाफ हो रही मोर्चेबंदी की हवा निकालने का भी प्रयास किया है। भविष्य के कई पहलुओं को निर्धारित करने वाली AI तकनीक में अमेरिका अग्रणी बना हुआ है। इसलिए भले ही नई प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कुछ संतुलित दिखे, लेकिन डोनाल्डो सिद्धांतबाजी पलटकर अमेरिका को बढ़त दिला सकता है। इस परिदृश्य में भारत की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? उसे कौन से रणनीतिक एवं सामरिक समायोजन करने होंगे? यदि डोनरो सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य एशिया में चीनी वर्चस्व पर अंकुश है, तो यह भारत अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के अनुकूल ही है। चीन के तेवर स्पष्ट हैं कि एशियाई जंगल में केवल एक ही शेर हो सकता है। अगर इस वन में 2 शेरों के लिए जगह बनानी है, तो भारत को आंतरिक मोर्चे पर स्वयं को मजबूत बनाते हुए चीन के विरुद्ध चतुराई भरी बाहरी व्यूह रचना करनी होगी। यही इकलौता रास्ता है। इस क्रम में यदि हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में आ रही छोटी-मोटी अड़चनों को पार कर लें, तो क्या तकनीक साझेदारियों, क्षमता निर्माण, बाजार तक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के संदर्भ में यह एक बड़ी उछाल होगी। वैश्विक भू राजनीति की हार्ड पावर और कठोर प्रतिस्पर्धा की ओर झुकाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने में तकनीकी क्षमताओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को एक साथ 2 मोर्चों पर काम करना होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकी क्षमताओं जैसे AI, क्वांटम, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियाँ, ऊर्जा डाटा उपयोग आदि में महारत हासिल करने के लिए सक्रियता के साथ निर्णायक कदम उठाने होंगे। दूसरा, शक्ति के संसाधनों को कहीं अधिक दृढ़ता के साथ संयोजित करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की जारी कायाकल्प की गति कई गुना तेज करनी होगी। सवालों के घेरे में लिव इन संबंध। हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, लिव इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे मॉडर्न हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक है, लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होने का तात्पर्य पश्चिम संस्कृति को अपनाना हो गया है। उनका यह सोच उन्हें ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से निकलने का हर प्रयास नाकाम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता। अगस्त 2023 में अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां लिव इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती हैं। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं। और इसका उदाहरण ब्रियना पेरेली हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि लिव इन में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संदेह और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध यह भी बताता है कि जहाँ पारंपरिक, पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत हैं, वहाँ लिव इन के बाद महिलाओं के लिए नए संबंधों में स्थापित होना, सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से जेंडर्ड स्टिग्मा कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिव इन संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सामाजिक जोखिम बन जाता है जिसके दीर्घकालिक मानसिक, सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं। तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक स्कॉट एम स्टेनली अपने
स्लाइडिंग बनाम से डिसाइडिंग सिद्धांत में स्पष्ट करते हैं कि लिव इन संबंधों में युवा अक्सर सोच समझकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती। यही असंतुलन आगे चलकर भावनात्मक असुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनती है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव इन संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव इन संबंध आकर्षक लग सकते हैं, पर वास्तव में वे उच्च जोखिम वाले हैं, जिनके प्रायः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अदनाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से स्टैनली की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देती है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक और स्वीकृति, प्रगति, स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव इन रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता। भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति के पीछे भागना है जिसे पश्चिमी संस्कृति और बॉलीवुड ने स्थापित किया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्था योजना है। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के प्रसारण से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। विवाहित रिश्तों में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र लिव इन रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज की निशानी बताया जा रहा है। युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों का पता नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह से संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को भी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। वह लिव इन रिलेशनशिप में अपेक्षित नहीं। लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध कोहैबिटेशन, डिसोल्यूशन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्ट्स को पढ़ना चाहिए। इस शोध के अनुसार लिव इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। लिव इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन घटना है जिसके दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। वृक्षों को जीवित रखने की हरित तकनीक। हरियाली से जीवन में उमंग और ताजगी जैसे भाव जागते हैं। सड़क चौड़ीकरण, हाईवे निर्माण या विकास परियोजनाओं के लिए जब पेड़ रुकावट बन जाते हैं तो उन्हें काटने का दर्द अब हर नागरिक को समझ में आने लगा है। कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु में कोयम्बटूर के लोगों को तब बहुत दुख हुआ जब सड़क चौड़ीकरण की वजह से 7600 पेड़ों को खत्म कर दिया गया था। इससे वहाँ की जनता ने तय कर लिया कि जब कोई भी ऐसी विकास परियोजना होगी जो जद में आ रहे सारे पेड़ों को स्कूल, पार्क, मंदिर परिसर या किसी ग्रीन जोन में स्थानांतरित किए जाएंगे। परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में 5000 से अधिक पेड़ स्थानांतरित किए गए। इससे भी अधिक सुखद परिणाम यह आया कि इनमें 25% पेड़ आज भी लहलहा रहे हैं। इसी तरह पेड़ों को बचाने के कई छोटे छोटे ही सही इस अभियान में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। पेड़ों के काटने से दुखी हैदराबाद के रामचंद्र अप्पारी ने भी ट्री ट्रांसलोकेटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया तथा इसी तकनीक से वे हैदराबाद के करीब 5000 पेड़ों को नई जगह दे चुके हैं। वर्ष 2008 में हैदराबाद की सड़कों की चौड़ी करने के लिए पेड़ कटने लगे तब उन्हें बहुत दुख हुआ। तब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने दोस्त से पेड़ों को स्थानांतरित किए जाने पर रिसर्च करने को कहा। तभी वह 7000 से अधिक पेड़ों को नया जीवन दे चुके हैं। वर्तमान में यह बड़ी चिंता की बात है कि विश्व में हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान जितना जंगल काटा जा रहा है। अकेले भारत में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल कट रहे हैं। यदि दुनिया में जंगलों के खात्मे की गति यही रही तो वह दिन दूर नहीं जब समूची दुनिया में से जंगलों का सफाया हो जाएगा। कम होते पेड़ों की कई दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। वनों की कटाई की वजह से भूमि का क्षरण होता है क्योंकि वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों के विनाश के कारण वन्य जीव खत्म हो रहे हैं। पेड़ों की कई प्रजातियां लुप्त होने लगी हैं।
होने को हैं तथा कुछ तो लुप्त हो गई हैं। वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, बारिश भी अनियमित हो जाती है, रेगिस्तान फैल रहा है, नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। दरअसल जंगल के लिए आदिवासियों का अस्तित्व आवश्यक है। जंगल का उपयोग कैसे करना है, आदिवासियों को इस बात की पूरी जानकारी होती। इतना ही नहीं, वनों के संरक्षण के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान होता है। पौधारोपण की कमी के कारण इस अनमोल प्राकृतिक संपत्ति का अब तेजी से क्षरण हो रहा है, जो जीवन और पर्यावरण के संतुलन को खराब कर रहा है। इस ओर हम सभी को ध्यान देना होगा। ऊर्जा, समय की शक्ति। धन, समय और सफलता आपस में गहराई से जुड़े हैं। पैसा कहता है मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, वक्त कहता है मैं सही हूँ तो सब कुछ सही है, सफलता कहती मैं मिल गई तो फिर और किसी की आवश्यकता ही क्या। हालांकि जब इन तीनों की प्राप्ति हो जाए तो असल परीक्षा तभी शुरू होती। इस परीक्षा में पास होने की कुंजी अस्पताल, जेल और शमशान घाट में मिलती है। अस्पताल में हमें समझ आएगा कि जिस जिस पैसे को कमाने के पीछे हमने स्वास्थ्य की अवहेलना की, उस स्वास्थ्य से बढ़कर पैसा कुछ भी नहीं है। जेल में अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता की कीमत पर वे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अमानवीय और अनैतिक मार्ग पर अपना अपना कर पैसा या कथित सफलता प्राप्त की है। शमशान में अनुभूति होगी कि अभी जो हमारे पास वक्त है वह कितना अनमोल है। इसलिए घड़ी के अनुसार जीना अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है। हमें समझना होगा कि धन एक साधन है, लेकिन समय उससे भी बड़ा है, और इसका सही प्रबंधन ही जीवन में सफलता की कुंजी है। समय के सदुपयोग से ही धन अर्जन संभव है, किंतु गंवाए गंवाए समय की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हर पल का महत्व समझकर परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना ही सफलता, समृद्धि और सार्थकता को सुनिश्चित करता है। समय वह संसाधन है जो धन कमाने, अनुभव प्राप्त करने और जीवन में संतुष्टि पाने का अवसर देता है। इसलिए समय का सम्मान कर उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। सफल होने के लिए यह नहीं देखना कि हम कितने व्यस्त हैं, बल्कि यह समझना है कि किन कार्यों में व्यस्त हैं। इस क्रम में अपने उन 20% कार्यों पर ध्यान दें जो हमें 80% परिणाम देने में सक्षम है। समय की शक्ति पहचान कर और उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करने की हम समृद्ध और सार्थक जीवन जी सकते हैं। जर्जर सड़क से मुक्ति। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 तीसरे संस्करण में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है। इसे पाने की दिशा में आधारभूत ढांचा, खासकर सड़क सुविधाओं का विकास और विस्तार महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से इसके लिए गंभीर प्रयास भी किए गए हैं। इस क्रम में 5 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी लाई जा रही है। इनके पूरा होने पर विभिन्न जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सरकार का जोर न केवल सड़कों के निर्माण पर है, बल्कि नीति बनाकर उनके रखरखाव को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए अगले 7 वर्षों में 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इतना ही नहीं, बिहार में 19,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को नियमित और तकनीकी रूप से बेहतर रखरखाव मिल सके, इसके लिए नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाई जा रही है। नई नीति में सड़कों के रखरखाव की समय पर निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों को भी शामिल किया गया है, ताकि मुख्यालय को समय पर सूचना पहुंचाकर समस्या का त्वरित निपटारा किया जा सके। लेकिन यह नीति तभी सफल साबित हो पाएगी जब निगरानी और क्रियान्वयन के स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अगर इसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया गया तो सड़क रखरखाव में लापरवाही की गुंजाइश कम होगी, लोगों को जर्जर सड़कों से मुक्ति मिल जाए पाएगी। देश की आर्थिक रीढ़ को मिलेगी मजबूती। बीते कुछ वर्षों में भारत ने जिस डिजिटल छलांग का अनुभव किया है वह अभूतपूर्व है। लगभग 65 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स, 95 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता और 46 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय इंटरनेट मीडिया यूजर्स के ये आंकड़े केवल तकनीकी विस्तार की कहानी नहीं कहते, बल्कि सामाजिक व्यवहार में आए बदलाव को भी रेखांकित करते हैं।
आज भारत का एक औसत नागरिक प्रतिदिन लगभग 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है। यह समय केवल मनोरंजन में नहीं बल्कि विचार, प्रभाव और बाजार निर्माण में बदल रहा है। इसी डिजिटल समय से कंटेंट क्रिएटर जन्म लेते हैं। वे युवा जो कैमरे के सामने खड़े होकर कभी हंसाते हैं, कभी सिखाते हैं, कभी सवाल उठाते हैं और कभी ब्रांड बेचते हैं। बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40 लाख से अधिक लोग स्वयं को कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। हालांकि इनमें से केवल 2 लाख ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी रचनात्मक से नियमित आय अर्जित कर पा रहे हैं। यही 5% क्रिएटर्स 350 से 400 अरब डॉलर के उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं दिखता, पर हर ऑनलाइन खरीद, हर ट्रेंडिंग फैशन, हर वायरल गीत और हर लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशन के पीछे कहीं न कहीं किसी क्रिएटर का हाथ होता है। अनुमान है कि 2030 तक यही इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। सरकार ने इस उभरती शक्ति को समय रहते पहचान लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा बार बार क्रिएटर इकोनॉमी का उल्लेख करना एक रणनीतिक दृष्टि का परिचायक है। प्रसार भारती द्वारा हाल के दिनों में क्रिएटर्स कॉर्नर्स की शुरुआत इस सोच का ठोस उदाहरण है, जहां डिजिटल क्रिएटर्स को राष्ट्रीय मंच पर स्थान मिलेगा और उनके कंटेंट से होने वाली आय का 90% सीधे उन्हें दिया जाएगा। यह व्यवस्था उस सरकारी सोच से अलग है जहां कभी कलाकार और रचनात्मक हाशिए पर खड़े नजर आते थे। लक्ष्य स्पष्ट है, 1 करोड़ युवाओं को क्रिएटर इकोनॉमी से जोड़ना और रचनात्मक को रोजगार में बदलना। इसी क्रम में वेब्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म और समिट सामने आए हैं, जिन्होंने कुछ ही समय में हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार सृजित किया है। वेब्स वेब्स केवल एक इवेंट नहीं बल्कि सरकार, उद्योग और क्रिएटर्स के बीच संवाद का पुल है। इसके जरिए भारतीय कंटेंट को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही मुंबई फिल्म सिटी में प्रस्तावित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान उस दीर्घकालिक सोच का प्रतीक है जिसमें क्रिएशन को प्रोफेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। संभावनाओं की बात करें तो कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी की ताकत उसकी विविधता में है। ये केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, पर्यटन और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में भी गहरी पैठ बना रही है। गांव का किसान इंटरनेट पर खेती के नए तरीके सिखा रहा है। छोटे शहर की लड़की फैशन ब्रांड बना रही है और कोई शिक्षक ऑनलाइन लाखों छात्रों तक पहुंच रहा है। यह विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है जहां अवसर महानगरों तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्टफोन के साथ हर हाथ में पहुंच रहे हैं। इसमें लाभ केवल आर्थिक नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहे हैं। जैसे कभी हिंदी सिनेमा ने दुनिया में भारत की छवि बनाई, वैसे ही आज डिजिटल कंटेंट भारत की कहानियों, भाषाओं और संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। गेमिंग से लेकर म्यूजिक और वेब सीरीज तक भारतीय रचनात्मकता अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक की भी भूमिका में है। कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी को लेकर अब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि इसकी संभावनाएं हैं या नहीं, बल्कि यह है कि इसकी आगे की राह कैसी हो ताकि यह उछाल क्षणिक न रह जाए बल्कि टिकाऊ और समावेशी बन सके। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म, नीति संवादों और सरकारी पहलों से यह स्पष्ट है कि भारत इस क्षेत्र को केवल ट्रेंड नहीं बल्कि भविष्य के रोजगार और आर्थिक विस्तार के एक संगठित मॉडल के रूप में देख रहा है। ऐसे में आगे की रणनीति बहुस्तरीय और दूरदर्शी होनी चाहिए। सबसे पहला और आवश्यक कदम है क्रिएटर्स के लिए स्किल अपग्रेडेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थानों को केवल डिग्री देने वाला केंद्र नहीं बल्कि इंडस्ट्री लिंक्ड इनक्यूबेशन हब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां क्रिएटर्स को कलाकार के साथ साथ उद्यमी भी बनाया जाए। वही रेवेन्यू मॉडल का विविधीकरण होना चाहिए। विज्ञापन और ब्रांड डील पर अत्यधिक निर्भरता क्रिएटर्स को अस्थिर बनाती है। सब्सक्रिप्शन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स, लाइव इवेंट्स और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल को बढ़ावा देकर आय के स्थायी स्रोत तैयार किए जा सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म्स और सरकार दोनों की भूमिका अहम होगी ताकि छोटे क्रिएटर्स भी टिक सकें। कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल कारखानों और खेतों में नहीं बल्कि कैमरे, माइक्रोफोन और स्मार्टफोन स्क्रीन में भी सांस ले रही है। कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी का उस युवा भारत की आवाज़ है जो अपनी कहानी स्वयं कहना चाहता है और उससे अपनी रोजी रोटी भी कमाना चाहता है। यदि यह यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ी तो भारतीय आर्थिकी में तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है। डिजिटल मंचों पर उभरती आजीविका की चुनौतियां।
पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइटों, नीति संवादों और मीडिया विश्लेषण में यह स्वीकार किया गया है कि कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी न तो क्षणिक उत्साह है और न ही केवल मनोरंजन का यह सह उत्पाद, बल्कि आने वाले समय की मजबूत आर्थिक संरचना है। परंतु हर उभरती ताकत की तरह इसके सामने भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती आय की असमानता है। लाखों क्रिएटर डिजिटल दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर लोकप्रिय चेहरों तक सीमित है। यह स्थिति उसी तरह है जैसे खेतों में पसीना कोई बहाए और फसल का लाभ कोई और ले जाए। रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश क्रिएटर्स की आय स्थायी है, जिससे यह पेशा स्थिर भविष्य का भरोसा नहीं दे पाता। इससे प्रतिभा का मनोबल टूटता है और रचनात्मक धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। दूसरी चुनौती प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता की है। आज क्रिएटर की सफलता उसके कंटेंट से कम और एल्गोरिदम की कृपा से अधिक तय होती है। एक छोटे से बदलाव की वर्षों की मेहनत ध्वस्त हो सकती है। यह असुरक्षा रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित करती है और क्रिएटर्स को ट्रेंड की गुलामी में धकेल देती है, जहां मौलिकता के बजाय वायरल होने की चिंता हावी रहती है। तीसरी समस्या कंटेंट की गुणवत्ता और नैतिकता से जुड़ी है। जब प्रतिस्पर्धा अंधी दौड़ में बदल जाती है तो सनसनी, भ्रामक सूचनाएं और सतही मनोरंजन तेजी से फैलते हैं। राष्ट्रीय मीडिया में यह चिंता कई बार सामने आई है कि व्यूज़ की होड़ में समाज को दिशा देने वाला कंटेंट पीछे छूट रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो क्रिएटर्स इकोनॉमी अपनी विश्वसनीयता को खो सकती है। चौथी चुनौती डिजिटल साक्षरता और प्रोफेशनल समझ की कमी है। अधिकांश युवा कंटेंट बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार, कॉपीराइट, टैक्सेशन और बॉन्ड अनुबंध जैसे विषयों में अनभिज्ञ रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे शोषण का शिकार होते हैं या अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं। यह स्थिति बताती है कि क्रिएटर को केवल कलाकार नहीं बल्कि जागरूक पेशेवर बनाना भी जरूरी है। पांचवी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। लगातार तुलना, ट्रोलिंग, व्यूज का दबाव और अस्थिर आय क्रिएटर्स पर गहरा मानसिक प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय स्तर की कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि डिजिटल चमक के पीछे अकेलापन और तनाव छिपा है। यदि इस पहलू पर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो यह इकोनॉमी मानव संसाधन को ही खो देगी। छठी चुनौती है क्षेत्रीय और ग्रामीण क्रिएटर्स की सीमित पहुंच है। जबकि भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं वहीं से आ रही हैं, फिर भी संसाधन, ब्रॉड कनेक्शन और नेटवर्किंग के अवसर महानगरों तक केंद्रित है। यह असंतुलन क्रिएटर्स इकोनॉमी को समावेशी बनाने से रोकता है और डिजिटल विभाजन को और गहरा करता है। सातवीं और निर्णायक चुनौती नीतिगत स्पष्टता की कमी है। सरकार ने बड़े विजन और ब्रांड की घोषणा जरूर की है, लेकिन क्रिएटर्स को लेकर स्पष्ट नियम, विवाद समाधान तंत्र और सामाजिक सुरक्षा ढांचे अभी प्रारंभिक अवस्था में है। बिना मजबूत संस्थागत आधार के यह इकोनॉमी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। इन चुनौतियों के बीच आगे की राह तभी प्रशस्त होगी जब नीति, प्लेटफॉर्म और समाज एक साझा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। क्रिएटर्स इकोनॉमी को केवल ग्लैमर या त्वरित कमाई के रूप में नहीं बल्कि सम्मानजनक पेशे के रूप में स्थापित करना होगा। प्रशिक्षण, क्षेत्रीय संतुलन, नैतिक दिशा और मानसिक सुरक्षा, इन चार स्तंभों पर खड़ी व्यवस्था ही उस इस उभरती ताकत को टिकाऊ बना सकती है। यदि यह संतुलन साध लिया गया तो कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी न केवल अरबों डॉलर जोड़ेगी बल्कि डिजिटल युग में पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत को आगे बढ़ाएगी। SIR में मध्य वर्ग से जुड़ी चिंता। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। पार्टी चिंतित है कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO की लापरवाही से प्रदेश में मध्य वर्ग के लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। भाजपा ने प्रदेश से स्थायी रूप से स्थानांतरित 22 लाख से अधिक मतदाताओं को अवसर न देने और 20 लाख लोगों के नाम नहीं जुड़ पाने का मुद्दा उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। भाजपा के नेताओं की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि मध्य वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा का स्थायी वोटर रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में उनके नाम छूट जाने से पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। संगठन नेताओं ने SIR के दूसरे चरण में अपने
सांसदों एवं विधायकों से कहा था कि वे बूथ स्तर पर प्रत्येक मतदाता सूची की समीक्षा करें। जिन मतदाताओं के नाम छूट रहे हैं उनके नाम जुड़वाने का प्रयास करें, लेकिन संगठन इस बात से निराश है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने SIR को गंभीरता से नहीं लिया। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कहा कि जिन 31,21,070 मतदाताओं के नाम अनुपस्थित एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित श्रेणी में डालकर हटाए गए, उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा जैसे राजनीतिक दल के इन आरोपों को निर्वाचन आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। SIR के भाजपा प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी का कहना है कि ऐसे सभी मतदाताओं को विधिवत नोटिस भेजे जाएं। जिनके मोबाइल नंबर उपलब्ध हों उन्हें SMS के माध्यम से सूचना देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। भाजपा की यह शिकायत भी चिंता बढ़ाने वाली है कि भौतिक जांच कर पुनरीक्षण किया जाए, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि अनेक मतदाता वास्तव में उपलब्ध हैं, इसके बावजूद उन्हें अनुपस्थिति या स्थानांतरित दर्शाया गया है। पार्टी के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता का अभाव बताया है। भाजपा ने लापरवाही की यह शिकायत पहली बार नहीं उठाई है, बल्कि 12 जनवरी एवं 16 जनवरी को सौंपे गए ज्ञापन में भी इन बातों का उल्लेख है। भाजपा ने पहले भी कहा था कि दावा आपत्ति के साथ नो मैपिंग के प्रकरणों की सुनवाई की गति में तेजी लाई जाए। जमा किए गए कुल फॉर्म और डिजिटल किए गए फॉर्मों की संख्या से राजनीतिक दलों को नियमित रूप से अवगत कराने के आग्रह को भी आयोग ने गंभीरता से नहीं लिया। भाजपा नेताओं का मानना है कि कई बूथों से यह जानकारी मिली है कि फॉर्म जमा होने के बावजूद न तो डिजिटाइजेशन हुआ है और न ही समय पर निराकरण। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के BLA-2 द्वारा प्रस्तुत फॉर्म का विधानसभावार और बूथवार विवरण प्रतिदिन उपलब्ध नहीं कराया गया। नो मैपिंग प्रकरणों में सुनवाई के लिए बुलाए जा रहे मतदाताओं की सूची BLA-1 को देने का भी आग्रह किया गया था, ताकि मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होने की सूचना दी जा सके। इस मामले में भी आयोग ने कोई कदम नहीं उठाए। पार्टी की यही चिंता नो मैपिंग श्रेणी के 8.65 लाख मतदाताओं को लेकर है। पार्टी ने आयोग को अवगत कराया है कि ऐसे मामले में जो लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे, उनकी सुनवाई में देरी करके मतदाताओं को अत्यधिक प्रतीक्षा कराई गई। अनेक मतदाता बिना सुनवाई के वापस लौट गए। ऐसे मतदाताओं को पुनः अवसर दिया जाए। SIR में लापरवाही का आरोप केवल भाजपा ही नहीं, विपक्षी दल कांग्रेस ने भी लगाया है। इसलिए ये शिकायतें और भी गंभीर हो गई हैं। कांग्रेस अब दस्तावेजों के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करने जा रही है। पार्टी ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार नाम काटने वाले फॉर्म 7 से भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि प्रिंटेड फॉर्म लिए गए हैं जो नहीं लिए जा सकते हैं थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है। जाहिर है कि निर्वाचन आयोग को इन शिकायतों का निपटारा करना चाहिए। मतदान केवल अधिकार नहीं कि बल्कि देश के भविष्य को दिशा देने वाला कर्तव्य भी है। ऐसे में SIR के दौरान कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। उसे अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो सुनने व पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।